आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। मैं हुक्मराम, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम बीए पार्ट सेकंड के मानव भूगोल का टॉपिक है जनसंख्या संसाधन संबंध। सर्वप्रथम पीटर अगेन का कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति ना करे। इसी कड़ी में आगे जेलेस्की ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। कि मनुष्य का ज्ञान है यही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य ज्ञान के बगैर जो संसाधन है वो कोई कार्य नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य इसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो संसाधन नहीं बन सकता। अब इस संबंध में जनसंख्या और संसाधन दोनों के अंतर्गत कॉम्बिनेशन बनने के बाद उस क्षेत्र का विकास किस रूप में होता है, तो वहाँ जनसंख्या और संसाधन दोनों का संबंध या जनसंख्या संसाधन भी किस रूप में वहाँ है। तो इस दृष्टि से हम सर्वप्रथम अपने अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या, अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या यानी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाली जनसंख्या और वहां संसाधन कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उन दोनों का क्या संबंध है। अगर उस क्षेत्र में जनसंख्या और संसाधन अनुकूल स्थिति में पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र का विकास अधिक होगा। इसी तरह से वो संसाधन पाए जाने के कारण उस क्षेत्र में पूर्ण विकास हो जाता है। अगर किसी भी क्षेत्र विकास निवास करने वाली जो जनसंख्या की उत्तम जीवन स्तर प्राप्त हो या प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार उसमें भोजन, वस्त्र यानी प्रत्येक व्यक्ति को उचित भोजन, वस्त्र, मकान, ऊर्जा, शुद्ध जल, वायु पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं और सारी स्वास्थ्य संबंधी उचित सुविधाएं, जिस क्षेत्र में मिलती है वह क्षेत्र अनुकूलतम जनसंख्या का प्रदेश कहलाता है। अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य है कि अधिक जनसंख्या से संबंधित या अधिकतम जनसंख्या से संबंधित विद्वान आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के उच्च स्तर की उपलब्धता से मानते हैं। अर्थात उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य की सामान्य आवश्यकताएं पूर्ति हेतु अधिकतम उपयोग एवं उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति हो, वह क्षेत्र अनुकूलतम जनसंख्या क्षेत्र कहलाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या क्षेत्र कहलाएगा। इस अनुकूलतम जनसंख्या के क्षेत्र में कई विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का काफी प्रयत्न किया है। अब अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषाएं। वैसे तो काफी विद्वानों ने अलग अलग रूप में अपनी परिभाषाएं दी, लेकिन उसमें मुख्य रूप से अपने उन परिभाषाओं का ही अध्ययन करेंगे जिनका अधिक ज्यादा इस क्षेत्र में महत्व है। यानी अनुकूलतम जनसंख्या के लिए ऑप्टिमम
अनुकूलतम जनसंख्या के लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या से ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से या इस शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम कैंटिलोन ने किया था। अनुकूलतम जनसंख्या का ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैंटिलोन ने किया था। कैंटिलोन ने किया था और कैंटिलोन ने कहा था कि किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रखने में समर्थ हो। इसी दृष्टि में प्रेशर क्लाउड ने भी अपने परिभाषा दी और उसमें उन्होंने बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो कि एक निश्चित सीमा रेखा में, वह है जो कि एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित हो। सीमा रेखा में सन्निहित हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में, जिसमें सभी निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर, निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर, निरंतर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए, जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए उचित क्षमता हो, उचित क्षमता हो। यानी प्रेस्क्रिप्ट लॉ ने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो कि एक निश्चित सीमा रेखा से निहित हो और वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए उचित क्षमता हो। इसके बाद डाल्टन ने कहा है, डाल्टन ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति, वह जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती हो, अधिकतम आय देती हो। यह डाल्टन ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती हो। यानी किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है और वो जनसंख्या को अधिकतम आय देने में समर्थ हो, वह क्षेत्र अनुकूलतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाएगा।
इसके बाद कार्ल सॉन्डर्स ने भी अपने परिभाषा में जनसंख्या और संसाधन का संबंध बताने में काफी अधिक प्रयोग किया। कार्ल सॉन्डर्स ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती हो, जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती हो। यानी संरचना की अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती हो। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं और उस परिभाषा में तथा यही निष्कर्ष निकलता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो उस क्षेत्र विशेष में निवासित करने वाले निवासियों के आय अधिकतम हो, उच्च आर्थिक विकास एवं उच्चतम जीवन स्तर हो। यानी सभी परिभाषा का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी विद्वानों ने अपनी जो परिभाषाएं दी है उस परिभाषाओं का एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी जो प्रदेश है जहां पर जनसंख्या निवास करते हैं और जो संसाधन उनका उपयोग करने के बाद वहां पर उच्च आर्थिक विकास और उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो। अब अनुकूलतम जो जनसंख्या है उनके निर्धारित करने के मापदंड कौन कौन से हैं? अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड, यानी ऐसे कौन कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर किसी भी प्रदेश को हम अनुकूलतम जनसंख्या प्रदेश के रूप में जानते हो, जनसंख्या अनुकूलतम प्रदेश के रूप में जानते हो। तो उसमें सर्वप्रथम है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में कुल उत्पादन का आंकलन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यानी कोई भी जो प्रदेश है उसमें कुल उत्पादन कितना हो रहा है, कुल उत्पादन को सकल उत्पादन के रूप में जानते हैं, तो ये राष्ट्रीय उत्पाद। तो टोटल राष्ट्रीय कितनी उत्पादन हो रहा है। अब उच्च स्तर अनुकूलतम जनसंख्या परिचय माना जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र विशेष से निवासी जनसंख्या के व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्ति आय के अंतर का ज्ञान इनके द्वारा नहीं हो सकता। यानी सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है उनसे राष्ट्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है उसका पता लगा सकते हैं, कुल उत्पादन। लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के मैं उसमें उत्पादन में क्या अंतर है या एक व्यक्ति की कितने आय हो रही है उस आय का पता इससे नहीं लगा सकते। तो पहला इसमें आ गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इससे हम अनुकूलतम जनसंख्या प्रदेश क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा है पूर्ण रोजगार, यानी किसी भी जो प्रदेश है वहां पर कितने जनसंख्या रहती है और उस जनसंख्या में योग्यता के अनुसार वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो उससे हम पूर्ण रोजगार की दृष्टि से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह प्रदेश अनुकूलतम जनसंख्या है या नहीं, यानी सभी को रोजगार वहां पर प्राप्त होता है कि नहीं होता है, उस दृष्टि से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो प्रदेश अनुकूलतम जनसंख्या वाला है। इसके बाद 3 नंबर आता है उच्चतम जीवन स्तर। उच्चतम जीवन स्तर, यह किसी भी प्रदेश का जो जीवन स्तर है वो किस प्रकार है, वहां का जैसे आर्थिक विकास, उच्चतम आय और पूर्ण रोजगार। एक तो इसमें तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय, तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय और पूर्ण रोजगार। एवं सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी उच्च पाई जाती हो, यानी जिस क्षेत्र में उच्च तीव्र आर्थिक विकास हो, उच्चतम आय हो, पूर्ण रोजगार और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी उच्च हो, उन प्रदेशों में ये उच्चतम जीवन स्तर मिलेगा। तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो प्रदेश अनुकूलतम जनसंख्या वाला है या नहीं। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति उत्तम स्वास्थ्य सभी सुविधाओं के पूर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अगर उच्चतम जीवन स्तर वाला जो प्रदेश है वहां पर तीव्र आर्थिक विकास होगा, उस क्षेत्र की उच्चतम आय होगी, पूर्ण रोजगार यानी वहां पर रोजगार की दृष्टि से या रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार वहां का रोजगार और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी उच्च हो, तो उस प्रदेश में स्वास्थ्य और सभी सुविधाओं का भी पूर्ण विकास होगा, तब जाके वो प्रदेश उच्चतम जीवन स्तर वाला होगा। इसके बाद 4 नंबर संसाधनों का पूर्ण उपयोग। चौथा है संसाधनों का पूर्ण उपयोग, यानी किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा हो या नहीं। अगर पूर्ण उपयोग हो रहा है तो वो प्रदेश अनुकूलतम जनसंख्या वाले प्रदेश में गिना जाएगा। अब अनुकूलतम जनसंख्या होने पर जैसे उपलब्ध संसाधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से, यानी इसमें क्या है, आधुनिक प्रौद्योगिकी दृष्टि से पूर्ण उपयोग हो और प्रौद्योगिकी विकास के साथ नवीन संसाधनों की जानकारी होती रहती है और उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग होता रहता है। यानी पहले संसाधनों का पूर्ण विकास नहीं होता था, संसाधन के बारे में पूर्ण पता नहीं होने के कारण प्राचीन जो संसाधन उपयोग की जो विधियां थी उसके कारण भी किसी भी क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं हो रहा था उन संसाधनों का। लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के बाद उस क्षेत्र में संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाने लगा और साथ ही नवीन जो संसाधन कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं उन संसाधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके और उस संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है ताकि उसमें जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या का पूर्ण रूप से विकास हो। उसके बाद जनांगीय संरचना 5वां है जनांगीय संरचना। जनांगीय की जो संरचना है उसमें अनुकूलतम जनसंख्या में जैसे आयु, लिंग,
आदि सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें आयुलिन संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। संतुलित अवस्था में पाए जाने के कारण उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और उसमें जन्म दर मृत्यु दर में भी संतुलन पाया जाता है। जना की संरचना में जन्म दर व मृत्यु दर इसमें भी संतुलित अवस्था में पाई जाती है और जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम और संतुलित रहती है और जनसंख्या लगभग स्थायी पाई जाती है। यानी जो प्रदेश अनुकूलतम जनसंख्या वाला प्रदेश होगा उसमें जनांक की जो संरचना आयुलिन संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके साथ ही वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर ये भी संतुलित अवस्था में पाई जाती है। संतुलित अवस्था में पाए जाने के कारण वहां पर जनसंख्या लगभग स्थायित्व पाया जाता है, जिसके कारण जो संसाधन पाए जाते हैं उस संसाधनों से उस क्षेत्र का पूर्ण विकास किया जा सकता है। इसके बाद है प्रदूषण रहित विकास। प्रदूषण रहित विकास, यह किसी भी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विकास के लिए सबसे जरूरी है कि वहां पर किस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। उस स्थिति को देखते हुए वहां पर अनुकूलतम जलवायु और जलवायु के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की जो मात्रा है वो बहुत ही कम पाई जाती है। प्रदूषण की मात्रा कम पाई जाती है, जिनके कारण उस क्षेत्र का जो विकास है वो अधिक होता है। और टेलर ने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह जो पर्यावरण अथवा समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक कायम रह सके। यानी अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण अथवा समाज व पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य में क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक वो कायम रख सके। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारण करने के लिए 6 मापदंड है। उस मापदंड के अनुसार हम यह पता लगा सकते हैं कि वो क्षेत्र अनुकूलतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है या नहीं है। इस दृष्टि से अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारण के जितने भी मापदंड ये बताए गए हैं उस मापदंड से ही हम किसी भी प्रदेश के विकास की दृष्टि से अधिक उनका अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा इसे जनादेश की अवधारणा। जनादेश की अवधारणा, जनादेश का मतलब है किसी भी प्रदेश में जनसंख्या कितनी मात्रा पाई जाती है। अगर वहां संसाधन कम है और जनसंख्या उस क्षेत्र में ज्यादा है तो ये स्थिति जनादेश की स्थिति होगी। उस स्थिति में उस क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। अब किसी प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहां निवासित जनसंख्या अधिक होती है। यानी यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिस कारण से उस
क्षेत्र का अधिक विकास नहीं हो पाता है। अब जनसंख्या वृद्धि की तीव्र होती है, जिसके कारण क्षेत्र में पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन स्तर निम्न, बेरोजगारी की समस्या आदि तत्वों को निरंतर वृद्धि होती जाती है। यानी जनाधिकार वाला जो प्रदेश है, यहाँ पर सर्व पर जो विशेषता है कि वहां पर जन्म दर अधिक मिलेगी, जन्म दर अधिक होगी। अधिक जन्म दर होने के कारण वहां जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और जो संसाधन है वो संसाधन नहीं बढ़ पाते, संसाधन उतनी मात्रा में रहते हैं जिसके कारण से वो संसाधन उस क्षेत्र के पूर्ण विकास करने में समर्थ नहीं होती है। अब यहाँ पर अति जनसंख्या जनाधिक्य या जनांतरी की अवस्था ये कहलाती है और जनाधिक्य प्रमुख कारण है उस क्षेत्र में जनसंख्या तीव्र वृद्धि माना जाता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कभी, यानी सर्वप्रथम इसकी विशेषता ये मान सकते हैं कि जनाधिक्य की जो अवधारणा है वहां जन्म दर अधिक पाई जाती है, जिनके कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी वहां पर संसाधनों की कमी, जिनके कारण वहां निवास करने वाले जो जनसंख्या है उनका पूर्ण विकास करने में बाधक है। दूसरा, श्रम की मांग में कमी, श्रम की मांग में कमी, क्योंकि वहां जो संसाधन नहीं पाए जाते हैं, संसाधन बाधित हो भी नहीं होने के कारण वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिनके कारण ये समस्या बनी रहती है। इसके अलावा इसमें मुद्रास्फीति, ये भी स्थिति है, ये भी जनाधिक्य की अवधारणा में है, तो जो विकास में बाधक मानी जाती है। तो मुद्रास्फीति और वृद्धि से कारण भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है और जनाधिक्य के कारण उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार या उचित रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। अब जनसंख्या और संसाधन आपसी जो संबंध है उस संबंध को हम दो रूपों में देख सकते हैं, जनसंख्या और संसाधन। एक पूर्ण जनाधिक्य, और दो नंबर है सापेक्ष जनाधिक्य। यानी इसको जनाधिक्य को दो रूप से हम देख सकते हैं। विकसित तथा ज्ञात तकनीकों के अनुसार किसी भी प्रदेश विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर तक हो जाता है, तब उससे आगे आर्थिक विकास की गति लगभग अवरुद्ध हो जाती है। तो विकास की गति में विपरीत जनसंख्या बढ़ने की गति निरंतर बढ़ती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधन की प्राप्ति में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति आय गिरने लगती है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है और ऐसी जनसंख्या की अवस्था को पूर्ण जनाधिक्य की अवधारणा कहा जाता है। यानी पूर्ण जनाधिक्य स्थिति वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जो संसाधन पाया जाता है उस संसाधन का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है और संसाधन उतनी मात्रा में रहते हैं, संसाधन नहीं बढ़ पाते, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रहती है। तीव्र गति से बढ़ती रहने के कारण वहां पर जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो पूर्ण जनाधिक्य कहलाता है, क्योंकि वहां पर संसाधन पहले थे और उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने के बाद वो संसाधन वहां पर बहुत ही कम मात्रा में बचे, जो उस क्षेत्र का विकास